हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हम हमारी टारगेट 140 सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम आगे देखने वाले हैं एनर्जी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडी। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो रीसेंट एनर्जी क्राइसिस और जो सिचुएशंस चल रही हैं यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और आपको इजीली +2 यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो 2 मार्क्स आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इस कारण से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और इससे पहले भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो भी हम देखेंगे जैसा हम हर वीडियो में देखते हैं। बिफोर दैट हमने कुछ अपग्रेडेशंस किए हैं बेस्ड ऑन योर सजेशंस ओनली। पहला तो जैसे पीडीएफ का था, काफ़ी सारे स्टूडेंट पीडीएफ का कह रहे थे, तो आपके सजेशन के अनुसार अब आपको सेम डे पीडीएफ देखने के लिए मिलेगी। वीडियो आएगी उसी दिन आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो सेम डे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो रिवीजन पर्पज़ से आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़े अगर आप सजेशंस देते हैं तो वो हम डेफिनेटली उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सेकंड जो हमने अपने साइड से किया है कि सिंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करनी थी, तो जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैं करवा रहा हूँ, इसके अलावा साइमल्टेनियसली हम स्कीम्स और वर्ल्ड मैपिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लेक्चर्स हैं वो मिले ज़्यादा। क्योंकि हमारा सिंपल सा टारगेट है कि हम 40 मार्क्स को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। कौन से एरिया से? मिसलीनियस एरिया से। क्योंकि वैसे तो मैं भी एक सीरीज़ स्टार्ट करके आपको 100 मार्क्स तक का यानी 50 क्वेश्चंस के ऑन एंड राउंड दिखा सकता हूँ बेस्ड ऑन लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब करवा के। और मुझे लगता है कि ये आप अपने साइड से कर रहे होंगे या फिर जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं कोई भी, वो उसी एरिया पे फोकस करें, तो आपके लिए तो वो चीज़ें वहाँ से आसान हो ही रही हैं। तो क्यों ना हम एक दूसरा एस्पेक्ट में वैल्यू ऐड करें जो आपका मिसलीनियस वाला पार्ट है, तो वहाँ से हम आपको 40 मार्क्स देंगे। क्योंकि एट दी एंड बीइंग अ स्टूडेंट आपका बेनिफिट होना चाहिए, तो हम उस पार्ट से देख रहे हैं। ये नहीं कि लाइक व्यू सीकिंग और ये कि हम वैसी सीरीज़ बनाएं जिससे कि ज़्यादा बच्चे एंगेज हो, वो नहीं है। ये है कि वैल्यू ज़्यादा क्रिएट होनी चाहिए, और वैल्यू तभी क्रिएट होगी जब आपके लिए वो काम किया जाए जो आपको ईज़िली नहीं मिल रहा। तो हम मिसलीनियस वाले पार्ट को टारगेट करेंगे इसमें, तो उसी को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी हम चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चंस को। तो पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसा मैंने हमेशा बताया है। तो यहाँ पे जैसे अगर एक क्वेश्चन भी हम देखते हैं कि ये CDS 1 2024 में हमारा पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कौन सा है जिसे नोबेल प्राइज़ 2 बार दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर आपको पता हो तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रिफ्यूज़ेस, तो इन्हें 2 बार मिला है, ठीक है, 2 बार। अगर यही सेम क्वेश्चन आप देखेंगे CSE 2026 में, जो भी रीसेंट अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी सेम पूछा गया था कि किसे नोबेल प्राइज़ जो है वो 2 बार दिया गया है, कौन सी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप देखेंगे सिंपल सा इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजेस। तो इट वाज़ एन ईजी क्वेश्चन अगर आपने PYQ किए होंगे तो इस तरीके की सीरीज़ से यही बेनिफिट मिलता है कि जैसे अगर ये आप नहीं पता तो आप स्किप करके आएंगे या कुछ एलिमिनेशन लगाएंगे या कुछ तुक्का करेंगे कि 4 का है तो 2 लगा के आ जाता हूँ, कुछ वैसा सा, बट वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस वाले में। ये तो जस्ट मैं, क्योंकि आज हम ये डिस्कस करेंगे तो उस बेसिस पे मैं देख रहा था, तो मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी कि ये बाकी जो आज हम देखेंगे उससे आप रिलेटेड देखेंगे कि क्वेश्चंस आर बिंग देयर जो पूछे जा चुके हैं। और बिफोर ये भी एक क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। आई थिंक एक क्वेश्चन और मैंने ऐड नहीं किया है। एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, मैं भी बता देता हूँ, मैंने ऐड नहीं किया है। CDS 1 2024 का अगर आप पेपर जाके देखेंगे तो उसमें जो 2 स्टेट प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होगा, बट जब आज का आप लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन कितना आसान था करना सॉल्व। तो वो मैं लगाना भूल गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फ्रिंज एरियाज़ भी कर रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे इसी पेपर में दिखा था, इसलिए मैंने सोचा डिस्कस कर लूँ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन है आसियान के। तो थोड़ा आसान सा है, इसीलिए हम इसे कर सकते हैं। एज अ वैल्यू एडिशन आप ले सकते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो उसका वैल्यू एडिशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको इसमें कनाडा को और US को कट करना था, ठीक है, कनाडा को और US को कट करना था। और टोटल जो फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं आसियान के वो 6 ही हैं। अगर यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक साउथ कोरिया हो जाएगा और एक न्यूजीलैंड हो जाएगा। बाकी सारे ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। तो ये 6 जो हैं वो क्या हैं, इसके फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं, किसके? आसियान के। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जहाँ पर आपने आसियान वाला पार्ट किया
वहाँ पर जाकर इसे वैल्यू एडिशन के तौर पे लिख लेंगे, बिकॉज इट विल बी वेरी यूज़फुल। ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, जापान एंड न्यूजीलैंड। थोड़ा आसान ही है याद करना। अगर मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, 2 यहाँ पे हो गए, चाइना, इंडिया 2 यहाँ पे हो गए, साउथ कोरिया और जापान, ठीक है। और यहाँ पे बीच में हमारे आसियान के कंट्रीज़ हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, देन चाइना और आपका इंडिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन 6 को याद रख सकते हैं। कन्फ्यूज़न के लिए फिर से अगर क्वेश्चन आएगा तो यूएस और कनाडा इधर से ही डाला जाएगा, यूएस, कनाडा ये सब, तो आप इसको काटेंगे। यही के 6 हैं, ठीक है, क्लियर है। यहीं पे अगर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो वो भी मैं दिखा सकता हूं कि आपने देखा होगा कि जैसे देयर आर वीडियोस जहाँ पर आप देखेंगे कि बताया जाता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन या काइंड ऑफ उस तरीके से। तो जो मैं बोलता हूँ कि एक तो होता है कि रियल में ऑप्शन एलिमिनेशन वर्क कर रहा है, इंट्यूशन वर्क कर रहा है, लॉजिक वर्क कर रहा है। एक होता है कि आंसर देख के इंटेंशनली बनाना। जैसे मुझे पता चल गया कि यूएस और कनाडा नहीं है, ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा कि हमें पता है कि 6 में से 4 होंगे, ठीक है, 6 में से 4, ऑप्शन में भी सारे 4 ही है, 2 को मुझे एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं फ्री ट्रेड पार्टनर्स के बेसिस पे देखूंगा तो यूएस और कनाडा लास्ट में है, मतलब अलग सा है, तो इसको हम दोनों को काटेंगे। तो ये होता है आंसर देख के बनाना। ये सब वेग टेक्निक्स हैं, ये वर्क नहीं करते रियल एग्ज़ाम में, तो इसीलिए इस तरीके के टेक्निक्स में नहीं रहना। हाँ, जो लॉजिकली वर्क करेगा वो मैं भी आपको बता दूंगा, बट ये टेक्निक्स नहीं वर्क करते। ये होता है कि आंसर देख के मुझे कुछ लॉजिक बताना है तो मैं बताऊंगा कि कनाडा और यूएस अलग है, तो इन दोनों को काट देना। अब जैसे फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं तो हो सकता है ना यूएस ना करे बट कनाडा कर ले, या कनाडा ना करे यूएस कर ले, तो वैसी चीज़ें रहती हैं। तो इसीलिए ये लॉजिक्स नॉट वर्क, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही जो वीडियो स्टार्ट होता है, जैसे अभी अगर इफेक्टिवली देखें आज का वीडियो, तो स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही 80% ऑफ द क्वेश्चन जो वहाँ से बन सकता है वो मैं पहले ही करा देता हूँ। जो कि सबसे पहला है कि इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम कौन कौन सी बॉडी करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, OECD, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो हम ये टोटल 4 करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे जो हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट कि इंडिया किसका मेंबर है और किसका नहीं है। ये वाला जो एस्पेक्ट है कि इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, ये 3-4 बार आया है पिछले 4-5 सालों में अलग अलग, अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को देखेंगे तो पहला आपको पता होना चाहिए OECD और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हम नहीं हैं पार्ट। इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो गया, OECD, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, इसलिए भी इंडिया पार्ट नहीं है। तो वो भी चीज़ हम देखेंगे सारा कॉन्सेप्ट बेसिस पे भी। बट अभी आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और OECD का नहीं है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हम हैं। तो देखो नॉर्मल सिर्फ एनर्जी आएगा या इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD तो ऐसे ही याद रखना, OECD जैसा क्वेश्चन में भी OECD आता है। तो OECD हो या नॉर्मल एनर्जी हो तो इंडिया पार्ट नहीं है। लेकिन रेन्यूएबल एनर्जी आ जाए या एटॉमिक एनर्जी आ जाए, कुछ ऐड हो जाए तो इंडिया उसका मेंबर है। सिंपल याद रखेंगे, रेन्यूएबल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी का इंडिया मेंबर है, लेकिन सिर्फ एनर्जी होगा तो इंडिया मेंबर नहीं है, OECD का मेंबर इंडिया नहीं है। जिसका इंडिया मेंबर नहीं है उन दोनों का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये दोनों बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा इस तरीके के फैक्ट्स मैं नहीं कराता, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस हैं और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेरिस फ्रांस है, ठीक है। तो इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है। मैंने जैसा बताया ये दोनों रिलेटेड है, अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका अगर हम याद करेंगे तो इसका अबू धाबी है, ठीक है, UAE। और अगर इसका हम बात करेंगे तो वीना है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। तो ये दोनों के हेडक्वार्टर्स भी याद रखना है। एटॉमिक वाला हो गया वीना, ऑस्ट्रिया, और रिन्यूएबल का हो गया हमारा अबू धाबी। OECD का हो गया फ्रांस पेरिस, और इंटरनेशनल एनर्जी का हो गया फ्रांस पेरिस। एनर्जी वाले का इंडिया मेंबर नहीं है, OECD का मेंबर इंडिया नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया मेंबर है और एटॉमिक एनर्जी का इंडिया मेंबर है। आई थिंक दिस पार्ट इज़ डन विद यू, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे आ जाते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों आया है उस चीज़ को भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में, ठीक है, ने कहा है कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग एंड इम्पोर्टिंग नेशन है,
ठीक है, यानी एक ऐसा कंट्री जो कि ऑयल को कंज्यूम करता है और इंपोर्ट करता है, उसमें इंडिया 3rd नंबर पे है, ऐसा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, 1973-74 में ऑयल क्राइसिस हो गया, पूरे वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस हो गया था 1973 और 74 में। इसीलिए क्या किया गया कि OECD के फ्रेमवर्क के अंदर, अभी OECD अगला हम पढ़ेंगे, तो OECD के फ्रेमवर्क के अंदर 1974 में ही हमारा ये बना था। जैसे हमने पहले भी देखा है कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो G20 बन गया, तो इस तरीके से वो होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे कोई भी सिचुएशंस आती हैं उस प्रकार से चीज़ें बनती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद पूरा वर्ल्ड जो है ये हो गया था, तो इसीलिए उसे रिकन्स्ट्रक्ट करना था। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया था बेसिकली, तो उसे रिकन्स्ट्रक्ट करना था। इसी कारण से ब्रिटेन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस होती है, और उस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत ही आप देखेंगे कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो बना था। ठीक है, फॉर दी रिकन्स्ट्रक्शन, तो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए हमारा बना था, जिसमें कि वर्ल्ड ग्रुप में हमारे टोटल 5 आते थे। ये सब सारी चीज़ें हम करेंगे, फिर उसी में हमारा IMF बना था। तो इस तरीके को कोई क्राइसिस होती है तो कोई बॉडी जो है वो इमर्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑयल क्राइसिस हुआ था उसके 1974 में, इसीलिए हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनी। ठीक है, यहाँ तक डन है। इसके अलावा हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने लिखा एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल इंगेजमेंट आर ईजी। आप याद रखेंगे एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, एक जो आपको अलग से याद रखना है वो है एनवायरमेंटल अवेयरनेस, तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, तो ये 4 पिलर्स आप कह लीजिए जिन पे वर्क करेगा, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल इंगेजमेंट और एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद इसमें 32 मेंबर्स हैं, याद नहीं रखना। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बस ये याद रखना है, इंडिया इज़ एन एसोसिएट मेंबर ऑफ इट। याद रहता है तो ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। इंडिया किस किस का मेंबर नहीं है, मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। OECD का मेंबर नहीं है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका मेंबर नहीं है। लेकिन एनर्जी के आगे रिन्यूएबल लगा दोगे तो इंडिया मेंबर बन जाएगा, एनर्जी के आगे अगर एटॉमिक लगा दोगे तो भी बन जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब आती है मेंबर की क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरियाज आर इम्पॉर्टेंट, तो हमें पता होना चाहिए कि मेंबर की क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला यही है कि OECD का मेंबर होना चाहिए, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर बनना चाहते हो तो आप OECD के मेंबर होने चाहिए। तो इंडिया क्योंकि OECD का मेंबर नहीं है तो इसलिए इसका मेंबर नहीं है, इसलिए मैंने बोला था ये रिलेटेड है। तो OECD का भी इंडिया मेंबर नहीं है और इसका भी मेंबर नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, तो OECD का भी मेंबर नहीं है इंडिया और इसका भी मेंबर नहीं है। आपको क्या याद रखना है, एक जो एनालॉजी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑल OECD मेंबर्स आर नॉट मेंबर ऑफ IEA। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे वैसे भी 38 मेंबर हैं और इसमें 32 ही हैं। 38 किस में है, OECD में, और इसमें 32। बट वो याद नहीं रखना, थोड़ा लॉजिक से सोचिए कि एक क्राइटेरिया ये है, सपोज 100 लोग हैं इसमें से, अभी 100 लोगों में से OECD है, इसमें 100 लोग हैं, इसमें से कुछ 30 ही लोग बनना चाहते हैं। तो रिवर्स अगर देखेंगे तो सही है कि सारे जो IEA के मेंबर हैं वो OECD के मेंबर है। रिवर्स इज़ ट्रू, बट ये ट्रू नहीं है कि OECD इसका। तो ये एक थोड़ा एनालॉजी था, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको लिख के दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम में। हर मेंबर OECD का मेंबर होना ज़रूरी है अगर आप IEA का मेंबर बने, बट सारे मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आप 38 देखेंगे, इसमें 32 देखेंगे, तो इसमें से सिर्फ 32 ही हैं, 6 नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। दूसरा जो रिक्वायरमेंट ये है कि क्रूड ऑयल रिज़र्व जो है वो 90 डेज़ का होना चाहिए, जितना प्रीवियस उन्होंने नेट इम्पोर्ट किया था। ठीक है, तो नेट इम्पोर्ट आप सिंपल समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑयल तो एक्सपोर्ट भी होगा, तो एक्सपोर्ट को माइनस कर लेना है, तो नेट इम्पोर्ट जो है उसका 90 डेज़ का होना चाहिए क्रूड ऑयल रिज़र्व। अब आपको बताना है कि इंडिया का कितना है। ठीक है, ये काम आपका है कि इंडिया का कितना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, थोड़ा गूगल कीजिए और आप बताइए। इसके अलावा हमारा पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिल जाता है। देन यहाँ पे मैंने एसोसिएट मेंबर्स के नाम लिख दिए हैं, क्योंकि इंडिया है तो ठीक है, एक बार देख सकते हो और रीड कर सकते हो, याद नहीं रखना। एक इसमें अलग सा सेनेगल है, तो आप ये सेनेगल याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे एसोसिएट मेंबर्स हो जाएंगे। तो हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी।
इसने कहा है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग एंड इंपोर्टिंग नेशन है। 1974 में बना था, 1973 और 74 में ऑयल क्राइसिस हुआ था। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ग्लोबल इंगेजमेंट में काम करता है। 32 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इज़ एन एसोसिएट मेंबर। इसके मेंबर बनने के लिए OECD का मेंबर होना कंपलसरी है। सारे OECD मेंबर नहीं हैं, लेकिन सारे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर OECD के मेंबर हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल रिज़र्व जो है वो प्रीवियस ईयर के नेट इंपोर्ट का 90 डेज़ का होना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं OECD का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसीलिए मैंने लिख दिया स्पेसिफिकली। अब इसके एजेंडा भी क्या होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है एंड डेवलपमेंट, सिंपल। इसलिए देखेंगे कोई यहाँ पे एजेंडा ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस तरीके से ही हमें अप्रोच रखनी होती है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस होगा, जैसा मैंने आपको बता रखा है। 1960 में ये बना था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कैसे ओरिजिनेट हुआ था, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसके द्वारा ये बना था, ठीक है, OECD। तो ये एक लाइन है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया है बिकॉज कभी कभी क्या होता है OECD पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि ऐसा था वैसा था। इसलिए आपको याद रखना है कि ये पहले ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, 1948 में ये बना है। इसके द्वारा ही OECD बना था, ठीक है, या इससे के थ्रू ओरिजिनेट हुआ था। तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1942। 38 मेंबर्स हैं, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इट, वेरी क्लियर। जो मेंबर्स हैं वो जनरली है यहाँ पर, ठीक है, मस्ट नहीं है, जनरली डेमोक्रेटिक नेशंस हैं जो मार्केट इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करते हैं। ये क्यों लिखा गया है इसे समझिए। इसीलिए लिखा गया है क्योंकि अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आए, कहीं मस्ट दे दे या कुछ ऐसा दे दे, तो फिर आपको काटना है, थोड़ा सा पढ़ के रहोगे तो ध्यान रहेगा कि हाँ इट वाज जनरली, कि जनरली दे आर डेमोक्रेटिक नेशंस जो मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ देयर। इसके अलावा मैंने बता दिया कि कंट्री OECD का मेंबर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं बार बार इस पर आइटरेट कर रहा हूँ। इसके बाद क्या है, ये एक ब्लैक लिस्ट मेंटेन करता है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो आपने FATF का पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको, क्योंकि हो सकता है ना कि पूछेगा कि ब्लैक लिस्ट कौन मेंटेन करता है या ये ब्लैक लिस्ट मेंटेन करता है, उस समय लगेगा नहीं FATF तो करता है, ये नहीं करता होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक ब्लैक लिस्ट बनाता है उन नेशंस का जो कि अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवन्स होते हैं, जो कॉपरेट नहीं कर रहे, टैक्स हेवन नेशंस, उनकी वो ब्लैक लिस्ट बनाता है। बिकॉज दिस इज़ देयर फॉर दी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये है ही इसीलिए कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो पाए और डेवलपमेंट हो पाए। आपने देखा इसका मेन फोकस भी फ्री इकनॉमीज़ पे, फ्री मार्केट इकनॉमीज़ पे, तो इसलिए जो टैक्स हेवन है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे मैं एक एनालॉजी दूंगा भी, बहुत हद तक दिस इज़ रिलेटेड टू टैक्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी है, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, मैं भी आगे भी दिखाऊंगा, इस पर क्वेश्चन भी आ रखा है कि दिस इज़ रिलेटेड टू टैक्स। अगर आप ये चीज़ याद रख सकते हैं तो बहुत काम आएगा आपका। इसमें एक रिलेटेड है आपका पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था हमारा 2025 में, इसलिए मैंने ये डाला है। वन वर्ड एसोसिएशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। पूछा जाएगा कि पीसा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट जो है वो किसका है, आता है ना वन वर्ड एसोसिएशन टाइप का, तो उसमें OECD लगा के आना है, ठीक है। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, वहाँ पे यूनेस्को देगा और आप यूनेस्को लगा देंगे, गलत हो जाएगा। OECD याद रखना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। दिस वाज इन न्यूज़, इसीलिए ये फैक्ट ऐड किया गया, अदरवाइज़ मैं यह ऐड नहीं करता। 2025 में काफ़ी न्यूज़ में था, आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। इंडिया ने ज्वाइन किया है, नॉट OECD एज अ मेंबर, OECD G20 इंक्लूसिव टैक्स डील। देख रहे हैं यहाँ पे भी टैक्स आ रहा है, अभी आगे भी देखेंगे आप, टैक्स डील आ रहा है जो कि फेयर टैक्सेशन मल्टीनेशनल कंपनीज़ पे फोकस करता है, कि फेयर टैक्सेशन हो मल्टीनेशनल कंपनीज़ पे। यानी कोई भी जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं या जो जिन्होंने इसको साइन किया है इस डील को, तो उनके कंट्रीज़ में अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ रही हैं तो उन पे फेयर टैक्स लगे, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया जाए या कुछ भी ऐसा, तो फेयर टैक्स लगने चाहिए, इसलिए ये चीज़ लाई गई थी। अब देखेंगे OECD जो है G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है। अब यही क्वेश्चन आया था CDS 1 2024 में, जो आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई OECD का जिक्र नहीं है, कोई G20 का जिक्र नहीं है, लेकिन डायरेक्ट आपका 2 पिलर सोल्यूशन पे आया था। क्वेश्चन क्या था कि ग्लोबल इनिशिएटिव टू टैकल ग्लोबल, आई थिंक मैंने वहाँ पे स्टेट बोल दिया था, तो वो आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, 2 पिलर सोल्यूशन, ग्लोबल इनिशिएटिव टू टैकल टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। तो ये टैक्स अवॉइडेंस को टैकल करने के लिए है 2 पिलर सोल्यूशन, इसको इंडिया ने भी ज्वाइन किया। उसमें क्वेश्चन ये था कि 2 पिलर सोल्यूशन न्यूज़ में है,
ये किससे रिलेटेड है, दैट वाज रिलेटेड टू टैक्स, दैट्स इट। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस सीरीज़ के इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन, अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि टू पिलर सोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आप नहीं लगा पाएंगे अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो यहाँ पर आपको याद रखना है टू पिलर सोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू टैक्स, ठीक है। और इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। एक इसमें जो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, वो है हमारा टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम। आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक, या इसके बारे में सुना होगा एटलीस्ट। तो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम, ये एक इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव। OECD तो है, इसके अलावा UNDP है। तो आपको याद रखना है UNDP एंड OECD UNDP, ये दोनों जो है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो टैक्स ऑडिट नॉलेज प्लस स्किल, हाँ ये बेसिक करेगा क्या, ये समझ लेते हैं कि टैक्स ऑडिट नॉलेज और स्किल जो है डेवलपिंग नेशंस को प्रोवाइड कराएगा। इसमें जैसे एक वर्ड है, ये एक अप्रोच है जो ये फॉलो करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये क्यों डाला गया है, क्योंकि अगर वर्ड आ जाता है लर्निंग बाय डूइंग तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। कॉन्सेप्ट तो सिंपल ही है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये टैक्स ऑडिट से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड कराएगा, लेकिन जो अप्रोच है वो क्या फॉलो कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग। तो इस तरीके, क्योंकि वहाँ तो क्वेश्चन आएगा तो आपको लगाना है, तो वो चीज़ है। इंडिया को इसमें एज अ पार्टनर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चूज़ किया गया। ये करेगा क्या, ये टैक्स एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कराएगा इस प्रोग्राम के लिए। तो इंडिया क्या कर रहा है इसमें, इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग दी टैक्स एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो याद रखना है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम OECD का है, वेरी इंपॉर्टेंट। OECD प्लस UNDP, फर्स्ट लाइन यही स्टेटमेंट्स आएंगे। पहला स्टेटमेंट ये होगा, OECD UNDP के अलावा कुछ और डाल देगा, तो याद रखना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कुछ भी दे सकते हैं। दूसरा कि ये टैक्स ऑडिट एंड स्किल्स डेवलपिंग नेशंस को देगा बाय लर्निंग बाय डूइंग मेथड। इसके बाद इंडिया को एज अ पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चूज़ किया गया है, ये टैक्स एक्सपर्ट्स जो है इस प्रोग्राम में प्रोवाइड करेगा। डन है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत, ये पीसा आप याद रखेंगे, देन आप OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पार्ट पे हम नाउ, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की बात करेंगे तो इसका 16th असेंबली कहाँ हुआ है, जहाँ पे हेडक्वार्टर है, दैट इज़ अबू धाबी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई आपकी कि ये अबू धाबी में है 16th असेंबली, ठीक है। सॉरी, अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी 16th असेंबली यहाँ पे हुई है। नाउ ये कब बना, 2009 में जर्मनी में ये बना था, इंटर गवर्नमेंटल है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑफिशियल UN ऑब्जर्वर है। ये छोटी बात लग रही होगी बट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कौन सी UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और कौन सा UN का ऑब्जर्वर है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो दिस इज़ ए UN ऑब्जर्वर, ठीक है। इसमें टोटल 170 नेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, याद रख सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन भी 170 मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियस है काफ़ी ब्रॉड हो गया ये। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, नाम में ही है ना रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। यहाँ देख लो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, तो इफ़ रिन्यूएबल एनर्जी नाम में है तो सब कुछ और जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड होगा। बट यहाँ पे देखिए ये क्यों लिखा गया एजेंडा, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं एजेंडा पे फोकस ही नहीं करता जब तक कुछ उसमें एक्स्ट्रा अलग सा ना हो। आप देखिए, प्रमोट सपोर्ट एडॉप्शन सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब क्या होता है, मैं मानता हूँ ये चीज़ आसान है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर ये ऑल फॉर्म्स दिखेगा तो वैसा लगेगा कि यार ऑल फॉर्म्स नहीं होता होगा, ये जानबूझ के UPSC ने खुद से ऐड किया है, नहीं, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा, एडॉप्शन। तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि जो फैक्चुअल एस्पेक्ट भी है उसको इतने साइंटिफिक वे में आपको कराया जाए ताकि वो चीज़ें याद रहें आपको। तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ऑल फॉर्म्स को ये प्रमोट सपोर्ट करता है। ऑफिशियल कस्टोडियन टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ UAE कंसेंसस गोल्स अडॉप्टेड एट COP28, दैट अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं कि ये एक ऑफिशियल कस्टोडियन है जो कि प्रोग्रेस को ट्रैक करता है UAE के कंसेंसस जो हुआ था एट गोल्स, कंसेंसस गोल्स एट COP28, ठीक है। असेंबली डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटी मेड अप ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच मेंबर, ठीक है। ये याद रख सकते हैं कि हर मेंबर कंट्री जो है वो अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, सिंपल, नॉट दैट रेलिवेंट।
अबू धाबी यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी उतना नहीं याद रखेंगे तो बस आपको ये याद रखना है, ऑल फॉर्म्स मैंने आपको बता दिया है। 170 मेंबर्स हैं, 2009 में बना था, ये डन है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस पर, ठीक है। ठीक है, आप देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, 1957 में बना, डन है। इंटर गवर्नमेंटल है, डन है। यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पे भी आ रहा है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ये भी यूनाइटेड नेशंस का था ऑब्जर्वर। यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग है। अब इसकी थोड़ी कहानी आपको समझनी है। न्यूक्लियर वॉचडॉग का मतलब है हर कंट्री जो इसका पार्ट बनता है वो उसके यहाँ ये जाकर चीज़ें चेक करता है कि कहीं वो न्यूक्लियर जो प्रोडक्ट्स हैं या न्यूक्लियर के जो भी यूरेनियम हो गया हमारा, ये सब अगर स्पेसिफिकली जो इंपोर्ट किया गया है बेसिकली, वो इंपोर्ट वाली को कहीं वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन सभी को बनाने के लिए यूज़ कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ है, इसे बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, नोन एज यूनाइटेड नेशंस एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। वाई आई हैव एडेड दिस, मैंने वो क्वेश्चन नहीं डाला है बट CDS 2008 का जाके क्वेश्चन देखिए, ये पूछा है या नहीं पूछा है। तो आप देखेंगे हर फैक्ट जो रेलिवेंट है वो यहाँ डाल दिया गया, जो रेलिवेंट नहीं है जैसे कि क्वेश्चंस आए हैं मैं भी आपको दिखाऊंगा भी, वो लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं, तो उसको मैंने ऐड नहीं किया है, हर को मैंने वैसे ऐड नहीं किया। बट दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप पढ़ रहे हैं एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, तो उसे किस नाम से जाना जाता है ये पता होना चाहिए। तो दिस इज़ यूनाइटेड नेशंस एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन का न्यूक्लियर वॉचडॉग है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यूनाइटेड नेशंस का एटम्स, इसे यूनाइटेड नेशंस एटम्स फॉर पीस डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। 180 मेंबर है, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, डन है। दोनों जिसका मेंबर है इंडिया, उसका दोनों का फाउंडिंग मेंबर है, डन। ये इंश्योर करता है न्यूक्लियर सेफगार्ड, मॉनिटर करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, इंफॉर्मेशन एनालिसिस करेगा, हेल्प डिटेक्ट एंड डेटर द डाइवर्जेंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स फॉर वेपन्स, ठीक है। बेसिक है यही कि वेपन्स बनाने से रोकना है। इम्प्लीमेंट द कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट्स अंडर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। किस किस ने साइन नहीं किया है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को? इजराइल, इंडिया एंड पाकिस्तान, डन है। सॉरी मतलब नॉट साइंड है। किस किस ने साइन नहीं किया है? तो इंडिया, पाकिस्तान एंड इजराइल, ठीक है। आपको पता ही होगा कि इंडिया ने नहीं साइन कर रखा है MPT को, बिकॉज इंडिया नहीं चाहता कि कुछ जो लोग हैं या कुछ जो नेशंस हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं सिर्फ उनके पास हो, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ये तीन ने साइन नहीं कर रखा। इसके अलावा इवन नॉर्थ कोरिया का भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, एक बार ये चेक करना। इसे अगर आप देखेंगे तो नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है 2005 में, ठीक है। तो 2005 में, बट कितने बार दिया गया? एक बार दिया गया, तो दैट इज़ देयर। वीना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी मीटिंग्स की बात कर लेते हैं। दो तरीके की मीटिंग होती है, एक तो सभी मेंबर्स की मीटिंग होती है, एक सिर्फ 35 मेंबर की मीटिंग होती है जिसे हम बोर्ड ऑफ गवर्नर बोलते हैं। तो टोटल इसमें कितने मेंबर है? 170 आई थिंक, 180। तो 170 इसमें है, ठीक है, 10 मेंबर्स इसमें एक्स्ट्रा है, तो 180। तो 180 में से जो 35 मेंबर्स हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर है। ये हर साल में 5 बार मिलते हैं। कितने बार? 5 बार मिलते हैं। और जो सभी मेंबर्स हैं उनका तो एक जनरल कॉन्फ्रेंस होता है, वो साल में एक बार होता है। तो 35 लोग हैं, कम लोग हैं, जल्दी जल्दी मिल लेते हैं, तो हर साल में 5 बार मिल लेते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन्हें कहते हैं। जनरल कॉन्फ्रेंस जो होता है हर मेंबर्स का, वो एनुअली होता है। ये रिपोर्ट करते हैं किसको? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एनुअली। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट इज़ बीइंग आस्क्ड। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को ये एनुअली रिपोर्ट करते हैं। मैं एक बार जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा देता हूँ ये वाला, कि रेन्यूएबल वाला पार्ट है। इंडिया इज़ अ मेंबर, इंडिया इज़ अ मेंबर, इंडिया इज़ नॉट ओनली अ मेंबर, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। अबू धाबी में इसका 16th असेंबली हुआ था। इसके अलावा 170 मेंबर है, यहाँ पर 180 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसका एजेंडा रेन्यूएबल से रिलेटेड है, इसका एजेंडा न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर इससे रिलेटेड है। MPT को किस किस ने साइन नहीं किया, ये वाला पार्ट देख लिया, ये सब आपको नहीं देखना। हेडक्वार्टर हमने देख लिया, वीना ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे अबू धाबी है। सारे मेंबर्स जब मिलते हैं एनुअली तो उसे हम जनरल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। 35 मेंबर मिलते हैं 5 साल में, 5 बार एक साल में, तो वो हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर बोथ की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एनुअली ये लोग रिपोर्ट करते हैं। अब चलो ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग सा, जो कि पूछा गया था। दिस इज़ आई थिंक, ठीक है, ये वाला ही देख लेते हैं। जैसे आप देखो ये क्वेश्चन है, मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको इस तरीके से प्रिपेयर कराऊँ कि बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे ये क्वेश्चन है
सेफ गार्ड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। हमारा एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके सेफ गार्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ रिएक्टर्स को इसके अंतर्गत रखा जाता है, कुछ को नहीं रखा जाता, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैं चाहूँ तो कंटेंट में डाल कर आपको ये सॉल्व करवा सकता हूँ, बट मेरा मकसद वो नहीं है, क्योंकि हर वो स्टेटमेंट जो है वो एग्ज़ाम में, हर वो स्टेटमेंट जो एग्ज़ाम में है वो आपको नहीं पता होंगे, बट आपके पास एक चीज़ होगी, वो है लॉजिक। तो आप वहाँ जाके लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो पढ़ो, सम यूज़ यूरेनियम, अदर यूज़ थोरियम, ठीक है, वो एक एस्पेक्ट। दूसरा है सम यूज़ इम्पोर्टेड यूरेन, अदर जो है डोमेस्टिक सप्लाई यूज़ करते हैं। सम को ऑपरेट करते हैं फॉरेन एंटरप्राइजेस, कुछ को डोमेस्टिक, और कुछ जो है वो स्टेट ओन होते हैं, कुछ प्राइवेटली ओन होते हैं। आप अगर लॉजिक से देखोगे, दिस इज़ एन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और हमने जैसा देखा भी कि बेसिक इसका फोकस यही है कि जो इम्पोर्टेड वाले यूरेनियम है, क्योंकि जो बाहर वाले लोग हैं वो तो सिर्फ उसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि जो बाहर से यूरेनियम आ रहा है उसको हम रोक देंगे, हम बोलेंगे कि आप इनको सप्लाई मत कीजिए, ठीक है। बेसिक आपने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, मैं न्यूक्लियर वाला भी कराने वाला हूँ, पूरा डिटेल में कराऊंगा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का आपने पढ़ा होगा कि वैसे कंट्रीज़ को हम नहीं देंगे जो कि जिन्होंने एमपीटी साइन नहीं कर रखा, तो ताकि यूरेनियम को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करें, ना कि इसमें। तो इस चीज़ को समझना है। तो इस कारण से इंपोर्टेड वाले पे कंट्रोल होगा। तो इसी कारण से कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इंपोर्टेड यूरेनियम यूज़ होगा उसी को वो चेक कर सकते हैं, बाकी को चेक नहीं कर सकते। तो उस बेसिस पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो डोमेस्टिक सप्लाई से चल रहा है, और जो डोमेस्टिक सप्लाई से चल रहा है उसमें उनका कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल वो सिर्फ इंपोर्टेड यूरेनियम वाले को कर सकते हैं। तो उस बेसिस पर ये चीज़ है, और डन है, ठीक है। तो मैंने ये समझा भी दिया है कि क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होंगे जो मैंने जो लॉजिक्स दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, या जो आपको इन्फॉर्मेशन है, उस बेसिस पे आपको सॉल्व करना होगा, रेदर देन कि सारे को कि हाँ मैं याद करके करूँगा, ठीक है। डन है। बाकी जो फैक्चुअल वाला एस्पेक्ट होगा तो हम कवर कर रहे हैं, इंडिया किसका मेंबर है किसका नहीं है, ये सारी चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं। तो आई होप दिस सेशन वॉज यूज़फुल फॉर यू। अगर आपको ये सेशंस यूज़फुल लग रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और जैसा भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू नेवर।